नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। राइजिंग यूथ टॉक विद मनोहर लाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने युवाओं के साथ संवाद किया और कहा कि युवाओं की दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। इस दौरान सीएम ने युवाओं को मनोहर मंत्र देते हुए जीवन में मार्गदर्शन के लिए सारथी बनने की सलाह दी और इसके साथ ही सीएम ने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की और कहा कि नशे के खिलाफ सरकार लगातार अभियान चला रही है। सीएम ने जातिगत भेदभाव को समाज का दुश्मन भी बताया और कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा युवाओं ने सीएम के साथ संवाद में सीएम विंडो की तारीफ की। सीएम ने भी कहा कि सीएम विंडो में आने वाली 90% समस्याओं का समाधान किया गया है। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर के और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए वो। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। तब ये ध्यान में आया कि टेक्निकल तरीके से आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हम इनको यहाँ तक आने ही क्यों दें। उसी के अंदर से एक विचार आया कि हम एक विंडो बनाते हैं ताकि अपने अपने जगह पर, जिला केंद्रों पर, सब डिवीजन केंद्र पर या उससे भी नीचे जहां तक व्यवस्था हो सके, ये जो कंप्लेंट है अपनी डाल देता है। कंप्लेंट सेल्फ स्पीकिंग होती है और उसके बाद वो संबंधित विभाग को मार्क हो जाएगी। मार्क होने के बाद उसका जवाब आएगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे और समय पर उसका उत्तर नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था, पूरी एक सेल बना हुआ है, उस सेल से हम मॉनिटर करके और फिर संबंधित व्यक्ति जिसकी शिकायत है वहां सॉल्व हुई कि नहीं हुई, लोकल लेवल पर हमने हर ब्लॉक में 3-3, 4-4 लोगों को प्रोमिनेंट एमिनेंट सिटीजन इस नाते से बनाया। बात का कि पिछले 7 सालों में लगभग 10 लाख लोगों की ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं और लगभग 90% से ऊपर जिनका सोल्यूशन हुआ है। 2014 में जब मैंने करनाल से चुनाव लड़ा तो एक नारा मेरे मन में आया कि इसी समस्या को हल करना है। मैंने वो नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हरियाणा एक हरियाणवी एक का अर्थ ही है कि हम सब हरियाणा के लोग हैं और हमको हरियाणवी बन करके रहना है, जातिवादी बन करके नहीं कि मैं पंजाबी हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, मैं कोई बैकवर्ड क्लास का हूं, गुर्जर हूं, यादव हूं। ये सारी जातियों के लोग अपने अपने तरीके से जिसको कहना चाहिए, इसको वोट के खातिर जो उपयोग करते हैं, जो इन जातियों के लीडर होते हैं वो इन जातियों को वोट के खातिर बांध के रखते हैं ताकि जाति का नाम लेंगे, क्योंकि जाति तो जिसकी है वो तो पैतृक उसका एक, जब जन्म हुआ है तो जन्म से जाति है और जन्म से जाति व्यक्ति होती है तो मन में उसे निकलती नहीं है। उसको उभार दो भावनाओं को ताकि उसको अपने साथ जोड़ के रखो। अब वो समाज में आज 21वीं सदी में किस प्रकार की व्यवस्था हमको, राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, शासन व्यवस्था क्या चाहिए, विकास कैसा चाहिए, आगे बढ़ना है तो युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाना है, 21वीं सदी की डिमांड कुछ और है। तो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं, इसका जो बिजनेस करने वाले लोग हैं और स्मगलिंग खास करके दूसरे देशों से भी होती है, उसका बड़ा कारण ये है कि इसमें पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है और वो पैसा कई बार तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। इसके लिए हमने एक तो ये किया है कि आसपास की स्टेट्स का मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट ही हमने बनाया है और पंचकुला में ही 8 स्टेट्स का एक कार्यालय, बल्कि उसका आज से 5 साल पहले मैंने स्वयं इनिशिएटिव लिया था। ऐसे सब मुख्यमंत्रियों को और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया था, उसमें से बहुत से सुझाव आए थे और वो हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कार्यालय पंचकुला में बनाया है। सभी प्रदेशों का एक एक व्यक्ति वहां के बैठता है और उसमें डाटा शेयरिंग होता है, उसमें जो भी कोई एक्टिविटीज जहां कहीं चल रही है उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं। और साथ ही हरियाणा के अंदर एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है और वैसे तो पिछले क्या, जब से शुरू किया है, हर महीने बहुत बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को सजा भी देते हैं। वह गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल काफी एक्शन मोड में दिखाई दिए। सीएम ने देर रात एमसीजी ऑफिस सेक्टर 39 में औचक निरीक्षण किया और उन्होंने रात में ही सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम में भी औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद से सीएम ने कहा कि जीएमडीए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां कर्मचारियों ने यह बताया कि चोरी की 32 गाड़ियां ट्रेस हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने फेस रिकॉग्निशन
का भी एक सुझाव दिया है। करनाल में ये सर्विस पहले से ही शुरू हो चुकी है, जिससे सिटी बस सर्विसेज की भी निगरानी करने की योजना है। देखिए, कुल मिलाकर के रात्रि की ड्यूटी जिन कार्यालयों में रहती है उनको देखने के लिए मैं निकला था। और जैसे एमसीजी की रात्रि की सफाई की जो मशीनें हैं, नाइट स्वीपिंग की, 13 स्थानों पर मशीनें चलती हैं, लेकिन उसमें अभी वहाँ पर व्यवस्था तो नहीं मिली थी। बाद में उन लोगों ने बताया कि सब अपनी अपनी जगह पर चल रही थी। आज सुबह मुझे दिखा के करके गए हैं और सारी जो स्वीपिंग की मशीनें अपने अपने स्थान पर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलती हैं। इसी प्रकार से जो आईसीसी का ICCC का जो कमांड सेंटर है, वहाँ पर मैं गया था और वहाँ खास करके जो ट्रैफिक की व्यवस्था, सब कैमरे चालू हैं कि नहीं है, लगभग 200 कैमरे का जो विजुअल है वो उन्होंने मुझे दिखाया। और ऐसे जो वाहन थे, जो चोरी किए हुए वाहनों के नंबर जो वहाँ रिकॉग्नाइज होते हैं, तो 32 ऐसे वाहनों की रिपोर्टिंग दिन भर की गई थी और जिसमें से कुछ वाहन पकड़े भी गए। तो इस प्रकार से एक अच्छा प्रयोग वो सब चल रहा है। लेकिन और भी मैंने उसमें कुछ सुझाव दिए हैं। सिरसा के जेजेपी के जनसंपर्क अभियान के तहत दिग्विजय चौटाला ओढ़ा गांव पहुंचे। उनके साथ मंत्री अनूप धानक रहे। इस दौरान दिग्विजय चौटाला और मंत्री अनूप धानक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही साथ ग्रामीणों ने ओढ़ा को तहसील का दर्जा देने की इस दौरान मांग रखी। ज्यादातर शिकायतें कच्ची गली को पक्का करने से जुड़ी हुई थी। आज श्री अनूप धानक जी, राज्य मंत्री जी की अगुवाई में हम सब लोग ओढ़ा गांव और अन्य 7-8 गांव के और दौरा करेंगे। पूरी पंजाबी बेल्ट जो हमारी है, पंजाबी बेल्ट में लंबे समय से इसलिए दौरा नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना काल और फिर किसान आंदोलन के चलते भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो पाए। और विकास की गति को तेज़ करने के लिए जो रुके हुए काम हैं, गली के, नाली के, बिजली के, पानी के, वो सारे काम स्पीड अप हों, मंत्री जी ने आज डायरेक्शंस दी हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि उन पे बहुत जल्द काम शुरू होगा। ना केवल शुरू होगा बल्कि उनको कंक्लूड करा करके फिर उन लोगों को उसका पूरा फ़ायदा बहुत जल्द से जल्द मिलेगा, ऐसी में उम्मीद है। तहसील की मांग दर्जा देने की, तहसील की मांग पर दुष्यंत जी अपनी बात रख चुके हैं। उनके मन में इस इलाके के लिए, ना केवल ओढ़ा के लिए बल्कि पूरे डवाड़ी हल्के और पूरे इस बेल्ट के लिए बहुत कुछ है। वो जल्द आकर के कोई ना कोई बड़ी घोषणा इसके लिए करना। लोगों की गर्मी सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा आज कार्यक्रम था। और 7-8 गांव में और हमारा कार्यक्रम है। जो गांव के अंदर हम लगातार करीब 2 साल से हम नहीं जा सके थे क्योंकि कई कारण थे, तो उनके लोगों में जो समस्याएं हैं वो जानने का काम करेंगे और उन समस्याओं को जान करके उनके निपटाने का काम करेंगे। किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं? लोग ज़्यादातर गलियों की समस्या है, किसी की कच्ची गली है या किसी के पानी की पाइपलाइन कोई लीकेज है, इस तरह की छोटी मोटी कोई समस्याएं हैं जो उनको हम सुन करके जो यहाँ निपटाने की बात है वो अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी उनको। हरियाणा सरकार के नवनियुक्त निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे और यहां उनका मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टीपचंद शर्मा ने डॉक्टर कमल गुप्ता का शॉल उड़ाकर स्वागत किया और कहा कि इंदौर के मॉडल पर हरियाणा प्रदेश को विकसित किया जाएगा और जल्द ही अधिकारियों की टीम इंदौर का दौरा करेगी। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों उनकी तरफ से की गई छापेमारी के सवाल पर उन्होंने कहा था कि सिर्फ छापेमारी करने से कुछ भी नहीं होगा बल्कि व्यवस्थाओं को सुधारने की बात होती है। उन्होंने माना कि छापेमारी के दौरान व्यवस्था ठीक नहीं मिली, बहुत से लोग गैर हाजिर मिले, लेकिन अब अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं महीने में कि वो हर महीने में कम से कम 8 बार औचक निरीक्षण करें और महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट भी बनाएं। चीज़ की देखभाल करते हुए लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आदरणीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी कहा स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। हमने भी शहरी मंत्री होने के नाते एक नारा दिया, सेफ सिटी साफ सिटी, साफ सिटी सेफ सिटी, यानी कि स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर। सुरक्षा से मतलब अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो स्वास्थ्य की सुरक्षा रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे तो उसका भी फ़ायदा रहेगा, फायर ब्रिगेड को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो इस तरह से अनेक चीज़ें सुरक्षा की भी और स्वच्छता की भी करके और
जो हमारे देश में इंदौर शहर पिछले 4-5 वर्षों से नंबर 1 आ रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हरियाणा के शहर भी ऊपर के 10-15 शहर में इनका स्थान आए। ये प्रयास हमारा रहेगा। हमने यहाँ से यमुनानगर से एक टीम भी भेजी है, प्रदेश की टीम भी भेजेंगे, बाकी ज़िलों से भी इंदौर टीम भेजेंगे जो वहाँ के मॉडल को स्टडी करके और हम उस मॉडल को और उससे भी इम्प्रूव्ड मॉडल को हरियाणा में। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। तो उन्होंने आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए अपने कार्यालय पर 2 मिनट का मौन भी रखा। प्रधानमंत्री की तरफ से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और देखा भी। इसके अलावा उन्होंने मियाँ वाली संस्था की तरफ से गरीबों को कंबल वितरण किया और साथ ही साथ संस्था के सामाजिक कार्यों की तारीफ भी की। आज मियाँ वाली संस्था का जो मियाँ संस्था है उसने कम्बल वितरण आम आदमी को, बेसहारा लोगों को आज कम्बल वितरण रखा है। समय पर कई ब्लड डोनेशन है, कोरोना जैसी बीमारी में समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, गरीब को राशन बांटने का इस संस्था हमेशा बल्लभगढ़ का अग्रिम पंक्ति में रहा है। और मैं समाज के लोगों ने अपने को भी सहारा है और दूसरों की भी मदद करिए, ये ऐसा समाज है। आज बल्लभगढ़ में मैं भीकम कॉलोनी में एक सड़क का उद्घाटन करूंगा। उसके बाद आज ऊंचे गांव में, मुंजेसर गांव में, ऊंचे गांव में, इन गांव में भी मेरे कार्यक्रम है या उद्घाटन है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो विकास कार्य रुके हों उसको तेज़ी देना, गति देना हमारा काम है। प्रदेश की सरकार मनोहर लाल के नेतृत्व में जितने भी विकास कार्य उनको गति के साथ पूरा करना। रेवाड़ी कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सांसद राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि नहीं चाहते कि इलाके का विकास हो, वो तो सिर्फ अपनी कोठी पर बैठकर राजशाही करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में एम्स निर्माण को हो रही देरी पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी तो एम्स के लिए 2024 में चुनावों का इंतजार कर रही है, लेकिन एम्स बनवाएगा तो वो है सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है। कानून व्यवस्था तो है ही खराब। देखो, नशाखोरी के लिए जो एसपी पहले आए थे उनसे ही मैंने कहा था, अब जो एसपी आए उनसे मैंने बातचीत की थी। मैंने कहा कि नशा इतना भारी, नशे के में युवाओं को डुबा रहे हैं। कई हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि नशा की लत पड़ने के बाद व्यक्ति जो है इसका आदी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज तक हमारी कुछ लोग इन्होंने पकड़े हैं, लेकिन जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिल रही है नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए। और अवैध जो हथियार जो लाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। ऐसा है कि ये इंतजार कर रहे हैं 2024 का, जब नज़दीक आ जाएगा तो शिलान्यास कर देंगे, बनवाएंगे कैप्टन अजय सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने कोई काम थोड़ी ना करवाना है, वो तो केवल जो है अपने कोठी में बैठकर और राजाशाही करते हैं। उनको आम आदमी से कोई लेना देना चिकन। अभी आप मुझे बताइए, अगर आज भी ये उसका शिलान्यास कर देते हैं, क्या एम्स बन जाएगा 2 साल में? ये नहीं, आज तक सैनिक स्कूल का आज तक पूरा काम नहीं हुआ। हमारे जाने के बाद सैनिक स्कूल जहाँ था वहीं का वहीं रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी हुई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये लोग काम नहीं करना चाहते, केवल धर्म और जाति के नाम से राजनीति करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक सुभाष सुधा और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा के बीच एक दूसरे पर पलटवार किया गया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा को खुली चेतावनी दी। अरोड़ा ने कहा कि थानेसर के विधायक सुभाष सुधा जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। हमारा काम सिर्फ विपक्ष का काम है, जनता की आवाज उठाना। पिपली ज्योतिसर 3rd गेट लाइफ लाइन सड़क की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे 5 साल की जांच करवा लीजिए, अगर मैं कहीं पर भी दोषी पाया गया तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा।
वहीं उनका ये कहना है कि बाहर से आने वाले सभी पर्यटक और स्थानीय लोग सालों से कुरुक्षेत्र की मुख्य सड़कों की दयनीय हालत को लेकर परेशान है और विपक्ष का काम आवाज उठाना है। किसानों के प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि विरोध करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध से कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, वो उनका अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी करे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अपनी बात को कहना, लोकतांत्रिक तरीके से कहना, शांतिपूर्वक तरीके से कहना, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, वो उनका अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी करे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अपनी बात को कहना, लोकतांत्रिक तरीके से कहना, शांतिपूर्वक तरीके से कहना, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और इसी सिलसिले में रतिया में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने एक बैठक की। बैठक में कल एसकेएम के जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद से भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ केंद्र पर किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नजर आए और कल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया। पूरे प्रदेश में कल संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पूरे प्रदेश में सभी डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और धरना भी दिया जाएगा। एक तो जब धरना चल रहा था, तीनों कानून वापस ले लिए थे सरकार ने। एसकेएम के साथ सरकार ने लिखती में एक वायदा किया था कि बाकी जो भी मांगे हैं किसानों की उनको भी मान लिया जाएगा। विशेषकर एमएसपी पर सरकार ने उस समय बात की थी कि इस पर कमेटी बनाकर इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, लेकिन 2 महीने होने को हैं, अभी तक एक कदम भी सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरा, हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की बात थी, तो अभी तक हरियाणा में या यूपी में या राजस्थान में अभी तक भी उन शहीदों को मुआवजा नहीं दिया गया है। केस वापस लेने की प्रक्रिया भी काफ़ी ढीली ढूली चल रही है। जो रेलवे के केस हैं उनके लोगों के घरों में समन आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें हमारे किसानों को कुचल कर मार दिया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बावजूद जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। पिछले कई दिन से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। सोनीपत के गांव बागड़ू के किसानों ने एक बार फिर से बेमौसम बारिश से प्रभावित फसल की स्पेशल गिरदावरी की मांग तेज की है। जहां गांव में तकरीबन 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसलें जलमग्न हुई हैं। खेतों में से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। रविवार को बड़ी संख्या में किसानों ने खेतों में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जल्द से जल्द गांव में पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। किसानों ने बताया कि मानसून में हुई अत्यधिक बारिश के कारण बागड़ू गांव के किसानों की धान, कपास, बाजरा आदि फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो वहीं किसानों ने पिछली फसलों की गिरदावरी होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाया। मात्र सोनीपत से 8 किलोमीटर दूर होने के बाद भी प्रशासन की हमारे गांव पे कोई निगाह नहीं पड़ी अभी तक। हम 27 जनवरी 2022 को डीसी साहब के ऑफिस में गए थे। गांव के कुछ बुजुर्ग और बहुत से युवा सभी एकत्रित हो गए, तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके गांव की हम एक स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे और जिससे आपको उचित मुआवजा मिल सके। तो हमारी जो आज के दिन जो हालात हमारे गांव में, जो बारिश के मौसम में बारिश हुई थी, उससे हमारी जो पिछली फसल थी धान की, वो धान है, कपास है, बाजरा है, ज्वार है, वो तकरीबन सब फसलें बर्बाद हो गई थी, जिससे इंसान आदमियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा और जानवरों के लिए। मेरा गांव बागड़ू है जी, और ये बारिश की वजह से हमारी फसल बर्बाद हुई है। पिछली फसल भी बर्बाद हो गई थी। रजिस्ट्रेशन पीछे भी करा रखा था, अब भी करा रखा है। हमारा कोई मुआवजा नहीं मिला पीछे का भी ना। अब गिरदावरी होली है, इसकी गिरदावरी हो और हमारा मुआवजा दिया जाए। फसल हमारी खराब, मौके पर देख रहे हो आप भी, ये फसल अब भी बर्बाद हो गई, पहले भी बर्बाद हो गई थी। और गांव की स्थिति तो पूछो मतलब हमारे गांव में इतना पानी, पहले भी फसल पूरी बर्बाद हो रही थी, रिया भी पूरी बर्बाद हो रही है। जो लोगों ने कर्ज लेकर भी मतलब ज़मीन बोई थी या पट्टे पर ज़मीन लेकर बोई थी, उसमें उनका भी मतलब कोई भी वापस देने का मतलब वो नहीं है। जिसने मान लिया 25,000 रुपये किला लिया था, तो उसने 25 के ऊपर वह बस 15,000 रुपये बोई के लगा दिए, बुआई के लगा दिए।
उसको अब तक मतलब आस के। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।